यस हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने इस छोटे से सेशन में, जिसके अंदर आज अपन डिस्कस करने वाले जून 2026 के ईएसजी के अमेंडमेंट्स। बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आए, छोटे मोटे ही अमेंडमेंट्स हैं, हार्डली 15 से 20 मिनट का काम है। लेकिन अमेंडमेंट्स पे हमेशा हमेशा सवाल आने का चांस रहता ही रहता है। तो अमेंडमेंट्स के केस में अपन रिस्क एज सच नहीं ले सकते, तो अमेंडमेंट्स आपको अच्छे से ही करके जाने हैं। बढ़िया तरीके से आ जाओ। अमेंडमेंट्स क्या क्या है देखो, हार्डली दो ही लेसन में अमेंडमेंट आए। एक आपका चैप्टर नंबर 8 है और एक आपका चैप्टर नंबर 13 जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात करता है। उसी दो ही चैप्टर्स के अंदर अमेंडमेंट्स आए हैं। नाउ चैप्टर नंबर 8 जो आपका बोर्ड डिस्क्लोजर्स एंड वेबसाइट डिस्क्लोजर्स की बात करता है, उसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया जो आपके सोशल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। आप सभी लोगों को सोशल स्टॉक एक्सचेंज तो क्या है पता ही होगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक नया सा अपन ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसके अंदर जो आपके ऐसे कंपनीज है जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज है, या फिर जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज तो है लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव सोशल है, थोड़ा बहुत सोशल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एनपीओज और सोशल फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस जो सोशल वर्क के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया था जहां से वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारा कैपिटल रेज कर सकते हैं और समाज के हित में लगा सकते हैं। उसके कुछ डिस्क्लोजर्स रिलेटेड अमेंडमेंट्स आए। इसके अंदर छोटे छोटे चीजें, जो बच्चे सीएसआर पढ़ रहे हैं उनको ये टेक्निकल टर्म्स शायद पता होंगे, जो नहीं लिया इन्होंने सीएसआर उनको शायद नहीं पता होगा। तो हम जब कहते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे होता ऐसे है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे दो टाइप्स ऑफ एंटिटीज खुद को रजिस्टर कर सकती है। एक आती है सबसे पहले एनपीओ, जो कि बिल्कुल क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज है। और दूसरी एंटरप्राइज जो आ सकती है वो होता है फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस, जो प्रॉफिट तो कमाना चाहते हैं लेकिन वो क्या करना चाहते हैं, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस जो प्रॉफिट तो कमाना चाहते हैं लेकिन एट द सेम टाइम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं। इन दोनों एंटरप्राइजेस को एक साथ मिला के हम कहते हैं सोशल एंटरप्राइजेस। क्या कहते हैं? सोशल एंटरप्राइजेस। दोनों को मिला के हम कहते हैं सोशल एंटरप्राइजेस। इंडिविजुअली एनपीओ और फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स आप कह सकते हो। ये दोनों के दोनों कहां पे जा सकते हैं? सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे जा सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती है, आपको वो फुलफिल करना पड़ता है, तभी आप एलिजिबल बनते हो यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने के लिए। उन कंडीशंस के अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने सिलेबस के अंदर ऐड नहीं हुई है। बेसिकली आप जब इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ऑप्शन होता है आप सिर्फ इस पे रजिस्टर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रजिस्टर। इससे आपको विजिबिलिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी शेयर्स एज सच इशू करने की या लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी टेक्निकली फंड्स रेज करने की जरूरत नहीं, बस रजिस्टर करके भी बैठ सकते हो। दूसरा एक आता है जिसके अंदर आप टेक्निकली जाके लिस्ट कर सकते हो बकायदा, यानी सिक्योरिटीज इशू करोगे, जो भी आपको एलिजिबल सिक्योरिटीज अलाउ कर रखी है, और उससे आप बकायदा जाके फंड्स उठाओगे। तो ये भी आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो इतना ही बस बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, बाकी का एज सच बैकग्राउंड आपको यहाँ पे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है ना। सबसे पहले देखो हम क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले डिस्क्लोजर्स बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनपीओ को क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने। इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया था, जो एनपीओज है जो रजिस्टर्ड है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, इंक्लूडिंग का है जिनके डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज लिस्टेड है। तो अगर आप एक एनपीओ हो, चाहे आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हो या चाहे आप आपके सिक्योरिटीज को लिस्ट करके बैठे हो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, दोनों लोगों को कवर किया गया है। एनपीओ को कवर किया गया है स्पेसिफिकली, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को कवर नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड भी हो तो भी कवर्ड हो, और अगर आप लिस्टेड हो तो भी कवर्ड हो। आपने एक एनुअल डिस्क्लोजर करना है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, किसके बारे में? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में करना है, बाय 31 अक्टूबर ऑफ ईच ईयर और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो भी डेट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उस डेट के हिसाब से, या फिर 31 आपका अक्टूबर, विच एवर इज लेटर, इस डेट तक आपको क्या कर देना है, एक एनुअल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे आपको रिपोर्ट, एनुअल डिस्क्लोजर देना है। एंड आपके ऊपर और एक चीज मैंडेटरी की है, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, यानी जो सोशल एस्पेक्ट है, जो आपके सोशल चीज है, उसके ऊपर भी डिस्क्लोजर देना है विद इन 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। अभी ये तो आपने को कुछ दिया ही नहीं गया, जहां पे भी विद इन पीरियड स्पेसिफाइड है, तो अपने लिए वो याद रखना भी कोई रेलेवेंट नहीं है। आपको याद क्या रखना है, एक एनपीओ है, एनपीओ चाहे लिस्टेड हो या नॉन लिस्टेड हो, सिर्फ रजिस्टर करके बैठा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे क्या देना है, डिस्क्लोजर देना है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे डिस्क्लोजर 31 अक्टूबर या उस पर्टिकुलर एंटिटी की जो भी इनकम टैक्स की ड्यू डेट होगी उसके पहले आपको फाइल कर देना है। विच एवर इज लेटर, यहाँ पे लिखा गया जो भी लेटर होगा उसके पहले आपको फाइल कर देना है। सर इनकम टैक्स की ड्यू डेट अलग अलग हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। अगर आपके ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपकी ड्यू डेट आगे चली जाती है, ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो ड्यू डेट पहले की आ जाती है। एंटिटी टू एंटिटी वाइज भी आपकी ड्यू डेट बदल सकती है।
देन नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको डिस्क्लोजर देना है, उसके अंदर कोई दो टाइमलाइन नहीं है, एक ही टाइमलाइन है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, वहां से 60 दिनों के अंदर आपको नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे बात करनी है। डिस्क्लोजर्स बाय सोशल एंटरप्राइज, सोशल एंटरप्राइज की जब मैं बात करता हूं तो उसके अंदर एनपीओ भी आएगा एंड आपका फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स भी आने वाले हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सोशल इंपैक्ट। सबसे पहले हमने क्या कहा है, यहाँ पे एक तो प्रोविजन आधा अधूरा दे रखा है आपको, बस जो अमेंडेड प्रोविजन है उसी की बात की गई है, उसके अमेंडेड के पहले वाले प्रोविजंस की आपके साथ यहाँ पे उन्होंने बातें नहीं की है, आपको बस अमेंडेड वाला प्रोविजन ही यहाँ पे दिया गया है। जैसे 91E के अंदर हम जब बात करते हैं तो 2A के पहले भी कुछ प्रोविजंस है, उनको डायरेक्टली स्किप करते हुए बस आपको एक ही प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। जो सोशल एंटरप्राइज सिर्फ रजिस्टर्ड है ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज विदाउट रेजिंग फंड्स शैल सबमिट सेल्फ सर्टिफाइड एनुअल इंपैक्ट रिपोर्ट। अभी एक्चुअली हुआ कैसे था, जो भी सोशल एंटरप्राइज जो है ना इस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, क्या है लिस्टेड, यानी उन्होंने फंड्स रेज कर रखे हैं, उनको भी एक सोशल इंपैक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है। इस सेक्शन के पहले वाले सेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। इस सेक्शन के पहले वाले सेक्शंस क्या कहते हैं, जो भी सोशल एंटरप्राइज है जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, यानी उन्होंने सिक्योरिटीज लिस्ट करके पैसे रेज किए, उन्होंने एक सोशल इंपैक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, और वो कैसे होती है, ऑडिटेड होती है। कैसी होती है, ऑडिटेड। सोशल इंपैक्ट के जो असेसर्स है, जो ऑडिटर्स है, वो क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को ऑडिट करते हैं। नाउ वहीं पे हमने क्या कहा, अगर आप लिस्टेड नहीं हो तो क्या करना है सर, लिस्टेड नहीं हो तो आपको ऑडिटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने ऐसा कहा है। अगर आप सोशल एंटरप्राइज हो जो सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे क्या हो, रजिस्टर्ड हो, यानी आपने कोई फंड्स रेज नहीं किए, कोई लिस्टिंग नहीं की है, ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आप मियरली क्या कर सकते हो, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे जाके आप मियरली क्या कर सकते हो, पता है क्या, आपको सोशल इंपैक्ट रिपोर्ट जो देनी है वो सेल्फ सर्टिफाइड मोड में दे सकते हो, आपको कोई ऑडिटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है ना। यहां पे देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, आप अगर सिर्फ रजिस्टर्ड हो तो ऐसे केस में सेल्फ सर्टिफाइड एनुअल इंपैक्ट रिपोर्ट दे सकते हो, और हमने एक टाइमलाइन लगा दी कि आप बस ऐसे ही सालों तक हमारे यहाँ पे बस रजिस्टर्ड नहीं रह सकते, आपको एट एंड कुछ लिस्टिंग नहीं तो कुछ तो पैसा रेज करना ही पड़ेगा। हमने क्या कहा है, अगर आप एनपीओ हो, अभी यहाँ पे हमने फॉर प्रॉफिट कंसर्न को अगेन कवर नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ कहा अगर आप एनपीओ हो जो रजिस्टर्ड हो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो आपको क्या करना, शैल बी परमिटेड नॉट टू रेज फंड्स फॉर मैक्सिमम 2 years फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप जहां से रजिस्टर हुए वहां से हम आपको 2 साल तक का ही मैक्सिमम टाइम देते हैं सिर्फ रजिस्टर्ड रहने के लिए, इसके बाद आपके पास एडिशनल टाइम नहीं होगा। इसके पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट को लिस्ट करके आपको पैसा रेज करना चाहिए। देखो यहां पे कनेक्ट किया है, प्रोवाइडेड ऑन एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द एनपीओ शैल हैव एटलीस्ट 1 लिस्टेड प्रोजेक्ट। एक तो लिस्टेड प्रोजेक्ट रखो, अगर नहीं होगा तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। मोटा मोटी इस प्रोविजन ने इतनी सारी बातें की है, इतनी सारी बातें क्या की है, इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाले पार्ट ने इतना ही कहा है कि अगर आप एक सोशल एंटरप्राइज हो जो लिस्टेड हो तो आपको ऑडिटेड, आपको सोशल इंपैक्ट रिपोर्ट सबमिट करती है। ये तो पहले वाले प्रोविजन से जो आपके सिलेबस में है ही नहीं। हमने क्या कहा है, अगर आप बस रजिस्टर करके बैठे हो, सोशल एंटरप्राइज के अंदर दोनों आएंगे, एनपीओ और फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स दोनों आएंगे। आप बस रजिस्टर्ड हो तो आप सेल्फ सर्टिफाइड, खुद ही सर्टिफाई करके, कोई बाहर के ऑडिटर से लेके आने की जरूरत नहीं है, खुद ही सर्टिफाई करके सोशल इंपैक्ट रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। एनुअल रिपोर्ट होगी जो आपको क्या करनी है, सबमिट करनी है। और फाइनली हमने कहा अगर आप एनपीओ के कैटेगरी में आते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, जो यहाँ पे रजिस्टर करके बैठे हो, तो आप ऐसे ही जिंदगी भर के लिए यहाँ पे रजिस्टर नहीं रह सकते। आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से आपके पास 2 साल है। इन 2 सालों के अंदर एक तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे प्रोजेक्ट को लिस्ट कर दो, यानी एक तो जगह से पैसा उठा लो। 2 सालों से ज्यादा तक अगर तुमने एक भी प्रोजेक्ट से पैसा नहीं उठाया तो हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन यहाँ जाके कैंसिल कर देंगे। मोटा मोटी इतनी ही बातें आपसे यहाँ पे की गई है, और यहाँ पे डायरेक्टली कोई सवाल एज सच बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि यहाँ पे कोई सवाल आएगा। आपका जो एनवायरमेंट वाला पार्ट है वो थोड़ा बेटर है, उस पर सवाल आने के चांसेस ज्यादा बेटर है, लेकिन मोर और लेस अमेंडमेंट वाले पार्ट पे हम कुछ भरोसा ही नहीं रख सकते, इंस्टीट्यूट पे सवाल आ ही सकता है। नाउ अमेंडमेंट कहां पे आया है, एनवायरमेंटल ऑडिट रूल्स के अंदर अमेंडमेंट आया है। अभी गवर्नमेंट ने नया क्या लॉन्च किया है, एनवायरमेंट के ऑडिट के रूल्स लॉन्च किए हैं कि जो भी अथॉरिटी कहीं पे भी काम कर रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, उनको एक एनवायरमेंट का ऑडिट भी लेना पड़ेगा। जिन भी अथॉरिटीज, जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हें ऑडिट कराना है, एनवायरमेंट का ऑडिट मतलब क्या, तुम रिसोर्सेज सही से इस्तेमाल कर रहे हो, वेस्टेजेस नहीं कर रहे हो, सारे लॉज को फॉलो कर रहे हो, ये सारी चीजों को, एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉज को फॉलो कर रहे हो, ये सारी चीजों को हमें देखना है ना। सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि एनवायरमेंटल
ऑडिट या एनवायरमेंट ऑडिट का मतलब क्या है? ये एक सिस्टमैटिक ऑडिट है जिसके अंदर वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन होगा आपके किसी भी प्रोजेक्ट का, एक्टिविटी का, प्रोसेस का। आपने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कोई नई एक्टिविटी लॉन्च की है, कोई प्रोसेस लॉन्च की है जिसका एनवायरमेंट पे कोई भी इंपैक्ट आ रहा है, और ये ऑडिट सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर ही ले सकता है। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट सिर्फ एक सीए ले सकता है, आपका सेक्रेटरियल ऑडिट सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी ले सकता है, वैसे अगर आपको एनवायरमेंट को ऑडिट करना है कि क्या एनवायरमेंट से सब कुछ कंप्लाइड है, तो उसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर ही बनना पड़ेगा। देन ग्रीन अप्रूवल्स को डिफाइन किया है। ग्रीन अप्रूवल्स मतलब कोई भी अप्रूवल, क्लियरेंस, ऑथराइजेशन, लाइसेंस, परमिशन ग्रांटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट या फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के अंदर। बेसिकली ग्रीन अप्रूवल्स इस शब्द का मतलब इतना ही है कि अगर आपको कोई भी एनवायरमेंटल अथॉरिटी ने कोई भी अप्रूवल, क्लियरेंस, लाइसेंस दे रखा है ऑपरेट करने के लिए, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जैसे आपने आपके सिलेबस में वो ग्रीन लाइसेंस, देन ऑरेंज, देन रेड, ये सारी चीजें पढ़ी थी, आपको इंडस्ट्री में क्लासिफाई करेंगे, फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उन्हीं लाइसेंस की बात कर रहे हैं। कोई भी एनवायरमेंटल अथॉरिटी ने आपको काम करने के लिए कोई लाइसेंस दे रखा है तो उसको हम ग्रीन अप्रूवल कहेंगे। देन रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर का मतलब क्या है? सबसे पहले यहां पे दो शब्द है जो आपको समझने पड़ेंगे। एक शब्द है आपका सर्टिफाइड एनवायरमेंटल ऑडिटर, क्या है? सर्टिफाइड एनवायरमेंटल ऑडिटर, और दूसरा है रजिस्टर्ड एनवायरमेंटल ऑडिटर, और दोनों शब्दों में अंतर है। सबसे पहले जैसे आज आप अगर एक कंपनी सेक्रेटरी बनते हो तो सबसे पहले आपको सीएस का एग्जाम पास करना पड़ता है, तो आप क्या बन जाते हो? सीएस, जो भी आपका नाम है। क्या आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो? क्या आप ऑडिट करने के लिए एलिजिबल हो? द आंसर इज नो। आपके बस नाम के आगे सीएस लगा है, आप क्वालिफाइड हो, आप सर्टिफाइड हो, आपका पास क्वालिफिकेशन आ गया, लेकिन ऑडिट करने की आज भी आपके पास इजाजत नहीं है। आप ऑडिट तभी कर पाओगे जब आप आपके इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का पदवी ले लेते हो, यानी आप आपका पीसीएस ले लेते हो, यानी प्रैक्टिस करने की इजाजत ले लेते हो। तो सिमिलरली एनवायरमेंटल ऑडिट के केस में भी हमने सेम ही रखा है। एनवायरमेंटल ऑडिट के केस में हमने क्या किया है पता है क्या? हमने कहा है कि तुम्हें हम एक एग्जाम बताएंगे जो तुम्हें क्लियर करनी पड़ेगी, तो तुम सर्टिफाइड एनवायरमेंटल ऑडिटर तो बन जाओगे, लेकिन इतने में काम नहीं होगा। इतने में तुम जाके डायरेक्टली कोई एनवायरमेंटल ऑडिट का काम नहीं उठा पाओगे। तुम्हें एनवायरमेंटल ऑडिट का काम उठाना है तो तुम्हें एक रजिस्टर्ड एनवायरमेंट का ऑडिटर बनना पड़ेगा। उसके लिए प्रोसेस की आगे बात की गई है, लेकिन हम पहले ही मैंने तुमको एक बेसिक पॉइंट बता दिया ताकि आगे जाके तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। रजिस्टर्ड एनवायरमेंटल ऑडिटर कौन है? तो सबसे पहले मींस अ सर्टिफाइड एनवायरमेंट ऑडिटर। आप एक तो सर्टिफाइड हो, सबसे पहले सर्टिफाइड के पहले तो आप रजिस्टर कर ही नहीं सकते हो खुद को, क्योंकि बिना डिग्री के कैसे प्रैक्टिस की सर्टिफिकेट मांगने जाओगे? समझ में आ रहा है? और अ फर्म और अ बॉडी कॉर्पोरेट कंप्राइजिंग ऑफ 2 or more सर्टिफाइड एनवायरमेंट ऑडिटर्स हु मेट the criteria for registration and are registered by environment audit designated agency for undertaking environment audits। बहुत ही प्यारा बात कहा है। रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर ऐसे ही कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता। अगर आपको बनना है तो सबसे पहले आपको सर्टिफाइड एनवायरमेंट ऑडिटर बनना पड़ेगा और जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी से, जो आपको ये रजिस्ट्रेशन देगा। उसी के बाद आप क्या कर पाओगे? ऑडिट ले पाओगे। या फिर आप एक फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट हो जिसके अंदर बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं। हमें बहुत सारे पार्टनर्स से लेना देना नहीं है। आपके मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा क्या होने चाहिए? उसके अंदर मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा सर्टिफाइड ऑडिटर्स होने चाहिए। अगर है आपके पास तो ऐसे केस में आप भी जा सकते हो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी के पास, और अगर आपने क्राइटेरिया मीट कर लिया तो आपकी एंटिटी को भी हम क्या कह देंगे? रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर कह देंगे ना। यहां पे बात की गई है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर्स। आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है। ब्लू वाले पॉइंट कॉमन है, रेड वाले पॉइंट कॉमन है, तो आपको याद रखने के लिए काफी इजी हो जाएगा। तो आप ये शीट जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। यहाँ पे इसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर याद से ज्वाइन कर लीजिए, तो उसके अंदर मैं आपको ये शीट इशू कर दूंगा, तो आपको वहां से उसका एक्सेस मिल जाएगा। नाउ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर्स। सबसे पहले उन्होंने क्या करना है? अंडरटेक करना है एनवायरमेंट ऑडिट का। ये तो आपको पता ही है, उनको ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया, तो ये तो बताने की बात भी नहीं है। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, प्रोसेस, जो भी एप्लीकेबल लॉज है उसके अंदर उन्होंने ऑडिट करना है। देन दूसरा देखो, रेड वाला ही लिंक कर दिया, अंडरटेक एनवायरमेंट ऑडिट असाइंड बाय सीपीसीबी, यानी आपका जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या फिर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है,
इन्होंने आपको कोई ऑडिट असाइन कर दिया है तो वो भी ऑडिट आपको करना है। आपने खुद से आपका कोई काम मिल गया तो वो तो करना ही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी ने दे दिया तो वो भी ऑडिट आपको करना है। देन आपको क्या करना है, टू अंडरटेक अपॉन असाइनमेंट बाय प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब होता है प्रोजेक्ट का ओनर, प्रोजेक्ट का जिसने आइडिया दिया है, सीड आइडिया दिया है, प्रोजेक्ट में पैसा डाला है, ऐसा कोई व्यक्ति है, वो भी अगर आपको असाइनमेंट देता है तो ऐसे केस में उसका भी ऑडिट आपने करना है। वो भी कैसे करोगे, एक्सटेंट एनवायरमेंटल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस की जैसे है उसके हिसाब से। एक्सटेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग जो भी लॉज है उसके हिसाब से आपको करना है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर्स के अंदर 3 पॉइंट सेम ही है बेसिकली। एक तो क्या कहा, किसी भी एनवायरमेंट ऑडिट को अगर आपको प्रोजेक्ट एक्टिविटी प्रोसेस का मिलता है तो वो कर लो। दूसरा क्या कहा, गवर्नमेंट ने आपको कोई दे दिया तो वो कर लो। या फिर कोई असाइनमेंट है जो आपको प्रोजेक्ट प्रोपेनेंट दे रहा है, यानी प्रोजेक्ट का ओनर या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसका भी आप ऑडिट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। वो भी असाइनमेंट अगर आपको मिल जाती है तो वो भी आप ऑडिट करने के लिए गुड टू गो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जिस्टिंग लॉज के हिसाब से करना है। देन आते हैं ब्लू वाले पॉइंट्स जो आप कनेक्ट कर पाओगे। ब्लू वाले पॉइंट्स क्या है, रिपोर्टिंग एनी वायोलेशंस और नॉन वायोलेशंस या वायोलेशंस और नॉन कंप्लायंसेस। ऑडिट करते वक्त अगर आपको कुछ गलतियां दिखती है, कुछ वायोलेशंस दिखते हैं तो उसको क्या करना है, आपको रिपोर्ट भी करना है। एप्लीकेबल एनवायरमेंटल लॉज के अंदर दिख रहा है, आप गए किसी को ऑडिट करने के लिए, आपको दिखा दिया इन्होंने लाइसेंस नहीं ले रखा है, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, लेकिन अभी तक इन्होंने रिन्यू किया है क्या, नहीं किया है, वायोलेशन है, जाके रिपोर्ट कर देना है। कंप्यूटिंग एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन फॉर नॉन कंप्लायंस। गवर्नमेंट इतनी आलसी है, गवर्नमेंट कहती है कि कितना इनको पैसा भरना पड़ेगा, कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ये भी तुम ही कैलकुलेट करके हमें बता दो ताकि हम उतना उनको ऊपर पेनल्टी या कॉम्पेंसेशन लगा देंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है कि नहीं, शाबाश सर। देन 2 और काम है, कंडक्टिंग सैंपलिंग एनालिसिस ऑफ एमिशंस, एफ्लुएंट्स, वेस्ट एंड इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स इंस्टॉल्ड। ये तो टिपिकल ऑडिट के काम कहे उन्होंने। एनवायरमेंट ऑडिट करना मतलब क्या, कितने एमिशंस हो रहे हैं, कितना वेस्ट रिलीज हो रहा है, क्या आपके पोल्यूशन के बनाए हुए सिस्टम्स एक्चुअली काम भी करते हैं या नहीं करते, ये भी देखो। प्रिपेयरिंग एंड सबमिटिंग एनवायरमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स, एंड ये सब कुछ होने के बाद क्या करना है, एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी आसान है सर। आसान क्यों, देखो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, ऑडिट की असाइनमेंट अंडरटेक करोगे, तुम्हें खुद से मिल गई तो, गवर्नमेंट ने दे दी तो वो, नहीं तो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ने दी तो वो, डन, ये 3 साइड को निकाल दो। नॉन कंप्लायंसेस होंगे तो उनको रिपोर्ट करोगे, उनकी वजह से क्या कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा ये भी बता दोगे। अभी 2 एक्चुअल ऑडिट के काम है जो एक्चुअली जाके करने हैं, क्या है, सबका सैंपलिंग लेना है, सब कुछ एनालाइज करना है और वाकई में क्या ये जो प्रोजेक्ट बना है ये एक्चुअली एनवायरमेंट के लिए सही भी है या नहीं ये देख लो, और उसके ऊपर क्या बना दो, फाइनली ऑडिट रिपोर्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता होगा दिल्ली में एक्यूआई खराब थी तो गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, तो वो पानी के फव्वारे मारती थी। पानी की फव्वारे मारने से क्या होता था, एक्यूआई अच्छी हो जाती है। जितना भी हवा में उड़ा हुआ पोल्यूशन होता है वो नीचे आ जाता है तो एक्यूआई क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये एक्टिविटी आपको ऑडिट करने के लिए दे दी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, तो अगर आपने बीच में मजाक देखा होगा तो वो लोग क्या करते थे, जहां पे एक्यूआई का मीटर होता था वहीं पे क्या करते थे, गधेड़े लोग वहीं पे जाके फव्वारा मारते थे, तो वहां का सारा पोल्यूशन नीचे आ जाता था। तो एक्यूआई मीटर दिखाता था एक्यूआई बहुत बढ़िया है, लेकिन इन रियलिटी रोड्स पे एक्यूआई बहुत ही खराब था। तो अगर आप ऑडिट करने को जाओगे तो आप बताओगे भाई पूरे रोड का एक्यूआई खराब है, बस एक्यूआई मीटर का ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे काम कर रहे, बाकी जगहों पे काम नहीं कर रहे। ये आपको ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। बढ़िया है, ये थी आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी। ये वो एजेंसी है जो एक सर्टिफाइड आपके ऑडिटर को क्या देने वाली है, रजिस्ट्रेशन देने वाली है, ताकि वो आगे जाके क्या कर पाए, आगे जाके ऑडिट कर पाए। तो इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, देखो, शाल इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड, तो ये तो है ही है, और भी बहुत सारी चीजें हम आपको बता सकते हैं। स्पेसिफाइंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सर्टिफाइड एनवायरमेंट ऑडिटर्स। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए तुम्हारे पास सर्टिफाइड एनवायरमेंट ऑडिटर बनने के लिए, शायद कुछ एग्जाम स्पेसिफाई कर दें, शायद कुछ क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई कर दें कि तुम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो फॉर 10 ईयर्स तो शायद तुम सर्टिफाइड एनवायरमेंट ऑडिटर बन सकते हो। जो भी क्राइटेरिया वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। डेवलपिंग स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजीज विच में इंक्लूड कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस फॉर सर्टिफिकेशन एज एनवायरमेंट ऑडिटर। ये कुछ एग्जामिनेशंस भी लॉन्च कर सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा फिर ही हम तुमको सर्टिफाइड बोलेंगे, ताकि फिल्टर आउट हो जाए। हजारों लोगों में से जो एक्चुअली ऑडिट करने के केपेबल है उनको स्क्रीन किया जा सके, उनको फिल्टर आउट किया जा सके। देन सर्टिफाइंग एनवायरमेंट ऑडिटर्स इंक्लूडिंग जो सर्टिफाइंग एनवायरमेंटल ऑडिटर्स है उनका रिन्यूअल, सस्पेंशन, विड्रॉल और कैंसलेशन ऑफ सच सर्टिफिकेशन। जिनको हमने सर्टिफिकेट दे दिया, अभी क्या लाइफ टाइम वैलिड है क्या, नहीं भाई, पैसा भरना पड़ता है। इंस्टीट्यूट के पास भी तुम्हारा जो मेंबरशिप है वो क्या लाइफ टाइम वैलिड है क्या, नहीं भाई, तुमको रिन्यू करते रहना पड़ता है, पैसा भरते रहना पड़ता है। वैसे ये क्या कर रहे हैं कि पैसा टाइम टू टाइम भरो तभी रिन्यू होगा, नहीं भरोगे तो सस्पेंड कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कुछ वायलेशन किया तो तुमको अकेल देंगे, तुमको सर्टिफाइड हम रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे।
तो पहले 3 पॉइंट बात करते हैं सर्टिफाइड ऑडिटर्स के बारे में। हम क्राइटेरिया बताएंगे, एग्जामिनेशंस बताएंगे और तुम्हारा रिन्यूअल सस्पेंशन के बारे में बताएंगे। अब अगले पॉइंट्स बात करते हैं रजिस्टर्ड ऑडिटर्स के बारे में। क्या बात करते हैं? रजिस्टर्ड ऑडिटर्स के बारे में। हम बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकता है तू भाई, तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है ये बताएंगे, क्या क्राइटेरिया ये बताएंगे। एग्जाम पास कर लिया, अभी रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या ये बताएंगे। फिर रजिस्ट्रेशन जो तुम्हारा हो चुका है उसके अंदर रिन्यूअल, सस्पेंशन, विड्रॉल, कैंसलेशन का कैसे प्रोविजन होगा ये भी बताएंगे। और फिर फाइनली जो तुम परफॉर्म कर रहे हो उसको हम मॉनिटर भी करने वाले हैं। तो मोटा मोटी अगर आप देखते हो तो ये 3 पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है और ये 3 पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। बहुत आसान है, याद रखना भी अगेन काफी इजी है। क्या याद रखना है इसके अंदर कि एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी का क्या काम है। सबसे पहले उसने क्या बताना है, मिनिमम क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है कि आप सर्टिफाइड एनवायरमेंट ऑडिटर कैसे बन सकते हो। उसके बाद हम आपके लिए स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजी, एग्जामिनेशंस लॉन्च कर सकते हैं। देन एक बार आप रजिस्टर्ड बन गए तो रिन्यूअल कैसे होगा, सस्पेंशन कैसे होगा, विड्रॉल कैसे होगा ये भी बता दो। फिर सर्टिफाइड बनने के बाद काम तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, काम तो तब मिलेगा जब तुम रजिस्टर्ड होगे। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है ये बता दो, क्राइटेरिया क्या है ये बता दो, रजिस्ट्रेशन का, रिन्यूअल, सस्पेंशन का प्रोविजन उनको बता दो। और फिर फाइनली लास्ट ड्यूटी है कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो काम अपना कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर निगरानी भी रखनी है। कोशिश तो मैं ऐसी ही कर रहा हूं कि आपके साथ साथ ही इन्हीं अमेंडमेंट्स को यहीं पे याद दिला दूं। एग्जाम के पहले भी अगर आप खुद से नहीं पढ़ना चाहते, बस ये बातें भी सुन के चले जाए तो आपका काम हो जाए। इसकी ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि हार्डली 25 to 30 मिनट्स का ये सेशन बन जाए। आप 2 की स्पीड पे 10 से 15 मिनट एग्जाम के पहले भी ये सुन के चले गए तो आपका काम ही हो जाए, खुद से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए थोड़ा स्लो ही जा रहा हूं ताकि आपका काम हो जाए। मैकेनिज्म फॉर सर्टिफिकेशन, ये जो सर्टिफिकेशन आपको एलोकेट किया जाने वाला है इसका कोई मैकेनिज्म है क्या सर? इसका कोई मैकेनिज्म दिया है क्या आपने कि हम ऐसे आपको क्या देंगे, सर्टिफिकेशन देंगे? तो देखो हमने क्या कहा है, 2 मोड्स हमने डिक्लेयर किए हैं कि इनसे आपको मिल सकता है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ये क्या कह रहा है कि भाई तुम्हें कुछ एग्जामिनेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। देखो ना लिखा ही क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तुमने जो इतने सालों की पूंजी कमा रखी है, इतने सालों का एक्सपीरियंस कमा रखा है, वही बहुत है तुम्हें, वही क्या है, बहुत है। और ज्यादा पढ़ने की जरूरत तुमको नहीं है। तुम्हारे लिए ये क्या है, तुम्हारा प्रायर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज जो है विल रिमेन इन ऑपरेशन फॉर लिमिटेड पीरियड। हम तुमको वही एक्सपीरियंस को मान्यता दे देंगे और तुमको सर्टिफिकेशन दे देंगे। जैसे भाई 10 साल से एनवायरमेंटल लॉज में ऑडिटर की तरह काम कर रहा हूं, मतलब एडवोकेट की तरह काम कर रहा हूं, सीएस की तरह काम कर रहा हूं, भाई तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है। इतना नॉलेज तो एग्जाम देके जो पास होंगे उनके पास भी नहीं आएगा, तुम्हारे पास उनसे ज्यादा ही है। तो तुम्हें क्या ही एग्जाम देने को लगा है, तुम लो डायरेक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड पीरियड के लिए जो भी है उसके हिसाब से हम आपको दे देंगे। दूसरा है नेशनल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, यहाँ पे बकायदा हम आपके एग्जाम लेंगे ताकि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सके। अभी कोई तीसरा ही व्यक्ति है जिसके पास शायद वो 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसको इच्छा है एनवायरमेंट का ऑडिट करने की, तो तू भी आ सकता है भाई, तुझे भी रोका नहीं है। तू एग्जामिनेशन पास कर दे और एग्जामिनेशन की फीस भरने के बाद अगर हम खुश रहते हैं, अगर तू एग्जामिनेशन पास कर लेता है तो हम तेरे को भी सर्टिफाइड एनवायरमेंटल ऑडिटर घोषित कर देंगे। मैकेनिज्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफाइड एनवायरमेंट ऑडिट, रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म कैसे होगा? तो हम एक डिटेल्ड प्रोसीजर बता देंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या ट्रैक रिकॉर्ड्स होने चाहिए, कुछ पैरामीटर्स होंगे, तो वो सारी चीजें हम बता देंगे। ये गवर्नमेंट कह रहा है और आपको गवर्नमेंट का तो फॉलो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी जो ये एजेंसी है उसका भी फॉलो करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या कहता है कि हम बता देंगे कि एक सर्टिफाइड ऑडिटर को हम रजिस्टर्ड कैसे मानेंगे। उसके लिए हम डिटेल प्रोसीजर बता देंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या कैपेसिटीज, क्या क्वालिफिकेशंस, क्या ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। देखो डायरेक्टली तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन आ गया मतलब तुम ऑडिट करने के लिए फ्री हो गए, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो भी तो चीजें हम देखेंगे। आज डायरेक्टली डिग्री आ गई तो तुम क्या डायरेक्टली ऑडिट उठा पाते हो? क्या नहीं उठा पाते हो। तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए तुम्हारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है 21 मंथ्स की। वैसे इन लोगों को भी तो कुछ ट्रैक रिकॉर्ड या कुछ ट्रेनिंग दो ना, तभी तो जाके अच्छे से ऑडिट कर पाएंगे। नहीं तो ऑडिट के नाम पे कुछ भी करके आगे क्या करोगे? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, सिर्फ सर्टिफाइड बनने से काम नहीं चलेगा, हम आपकी कितनी कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए, कितने क्वालिफिकेशंस, कितना ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, ये भी सारी चीजें स्पेसिफाई करेंगे। उसी के बाद तुम्हें रजिस्टर करेंगे फॉर डूइंग एन ऑडिट। लॉजिकल भी है, जैसे सीएस में होता है, सीए में होता है, वैसे ही है। आपको 21 मंथ्स की ट्रेनिंग है, लेकिन इनके लिए शायद कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं है अभी तक। शायद अनाउंस कर दिया जाए कि सर्टिफाइड ऑडिटर को 1 साल के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद वो कर सकता है। जो भी अनाउंसमेंट होगी वो गवर्नमेंट कर देगा गाइडलाइंस इशू करके। फिर आता है हमारा लास्टली कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आप देखते हो तो ये दोनों पॉइंट्स इतने ज्यादा रेलेवेंट तो नहीं दिखाई देते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सवाल तो आ ही सकता है। देन आता है कोड ऑफ कंडक्ट। क्या होगा कोड ऑफ कंडक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू करेगा। कोड ऑफ कंडक्ट के जो रजिस्टर्ड ऑडिटर्स एंड सर्टिफाइड ऑडिटर्स दोनों ने फॉलो करने हैं, इनकॉर्पोरेटिंग प्रोफेशनल कंडक्ट इंक्लूडिंग इंटीग्रिटी, एथिक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली क्या है, एथिक्स का ही पार्ट है कि आपने ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ करना है। जैसे क्लाइंट से छुपा के कुछ नहीं करना है, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कहीं पे ब्रीच नहीं करनी है, कंपेटिटर्स को आके बेच के नहीं खाना है, देन कंपेटिटर्स के पास वो इंफॉर्मेशन बेचनी वगैरह नहीं है, ये सब कुछ नहीं करना है। इंटीग्रिटीज के साथ काम करना है, एथिक्स के साथ काम करना है, करने के लिए काम नहीं करना है। जैसे आपके इंस्टीट्यूट के भी प्रोफेशनल गाइडलाइंस है, मिसकंडक्ट के गाइडलाइंस है, अगर आप वो सब कुछ करते हो तो पेनल्टी लगती है, रिप्रीमेंड किया जा सकता है, डिग्री भी जा सकती है। जैसे वो पूरा का पूरा शेड्यूल 1, 2, 3 आपने सीएमए डीडी में पढ़ा होगा कि कोई भी वायोलेशन हुआ तो आपको सजा मिल सकती है। जैसे क्लाइंट को फ्यूचर के लिए वाउच कर दे कि ऐसा होगा, वो भी गलत है। क्लाइंट से परसेंटेज बेसिस पे पैसे लेते हो तो वो भी गलत है। वो क्या है, प्रोफेशनल कंडक्ट है, वो क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आता है। वैसे इन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस हम इशू करेंगे। देन अगर ये लोग कुछ मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कुछ झूठा बता रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, आगे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर कुछ फॉल्सिफिकेशन कर रहे हैं, रिपोर्ट के अंदर कुछ झूठा झूठा लिख रहे हैं, ऐसा कोई भी फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, डेटा के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने डिस्चार्ज करते वक्त, तो उनको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर डीम्ड गिल्टी माना जाएगा। तुम क्लाइंट की कोई रिपोर्ट्स को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, कुछ झूठा लिख रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स को ओमिट कर रहे हो, तो ऐसे केस में भी तुम प्रोफेशनल कंडक्ट के मिसकंडक्ट के अंदर गिल्टी माने जाओगे। आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। बिल्कुल भी आपने जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है जिसने भी आपको वो काम दिया है, उसका कोई भी अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर नहीं करना है। उसने परमिशन दे दी तो डिस्क्लोज कर सकते हो, उसने नहीं दी है तो कोई भी डिस्क्लोजर करोगे तो वो भी लॉ का वायोलेशन माना जाएगा, यानी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा और आपके अगेंस्ट एक्शन ली जा सकती है। बहुत ही बढ़िया। क्या लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर? कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इतना ही लिखा है कि गवर्नमेंट आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाई करेगी और उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर वो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करनी है, इंटीग्रिटी, एथिक्स, इनकी सारी बातें करेंगी। वो बताएगी अगर तुम मिस रिप्रेजेंटेशन या कुछ छुपाते हो या फिर अगर तुम कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करते हो तो उसको हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे, डीम्ड मान लेंगे और तुम्हें सजा होगी। लास्ट पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि अच्छा पॉइंट है, जो स्टार मार्क पॉइंट है और इस पे सवाल डेफिनेटली आ भी सकता है क्योंकि 5 पॉइंट है और 5 पॉइंट के लिए 5 मार्क का सवाल पूछना इज वेरी एनकरेजिंग। ऐसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे तो सवाल आ ही सकता है। अगर गलती से इंस्टीट्यूट या लेसन दे गई होगी तो इस पे सवाल नहीं आएगा, ये मान के चलना। तो टू एंश्योर इंडिपेंडेंस एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर अंडरटेकिंग ऑडिट्स शैल नॉट। अभी हमने क्या कहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब देखो यार, आज अगर मैंने दिल्ली गवर्नमेंट को ही दिल्ली के एनवायरमेंट प्रोजेक्ट को ऑडिट करने का काम दे दिया तो वो तो कहेंगे ना ही पोल्यूशन कम हुआ है, क्योंकि उनका ही तो काम है, वो उन्होंने ही तो किया है। जो AQI मीटर के आगे जाके फव्वारे मार के AQI मीटर के यहाँ का AQI कम कर रहे हैं वो तो उनका ही कांड है ना। तो ऐसे केस में अगर हमने उन्हीं को ऑडिट करने को दे दिया तो वो तो बताएंगे बहुत बढ़िया काम हुआ है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति चाहिए जो दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से भी रिलेटेड नहीं है, वायलेशंस में भी नहीं है, उनके अपोजिट भी नहीं है। भाई तू इंडिपेंडेंट है, तू बस तेरा काम करने के लिए तेरा काम करके निकल जाएगा। तो इसीलिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला पर्सन में हमें यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति ने आके क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट का ऑडिट करना चाहिए। सबसे पहले देखो मैंने जो हाईलाइट किया ये आपके पास मिल ही जाएगा, तो आप इसी का प्रिंट आउट ले लेना या फिर डिजिटल कॉपी में पढ़ लेना, जो भी करना है। सबसे पहले हमने क्या कहा, देखो तुम रिलेटेड नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? रिलेटेड नहीं होने चाहिए ओनर को, ऑपरेटर को, ऑक्यूपायर को और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को, जो भी प्रोजेक्ट प्रोसेस एक्टिविटी में है। आज प्रोजेक्ट का ओनर ही मैं हूं और मैं ही मेरा भाई को ऑडिट देता हूं, नहीं चलेगा, रिलेटेड नहीं चाहिए। ऑपरेटर को, प्रोजेक्ट का ओनर तो मैं हूं लेकिन ऑपरेट करने के लिए मैंने मेरे चाचा को रखा है तो उस चाचा से भी रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ऑक्यूपायर, उस जगह पे जहां पे प्रोजेक्ट चल रहा है उसको ऑक्यूपायर वगैरह कोई है, या फिर प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट मतलब ओनर, जिसने आइडिया दिया है, जिसने पैसे दिए, सारी चीजें उसके अंदर कवर हो जाती है। तो ऐसे केस में आप नहीं कर सकते हो ऑडिट। ये रिलेशनशिप्स कैसे हो सकते हैं? नॉट लिमिटेड टू, इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, बिजनेस पार्टनर्स, देन कॉन्ट्रैक्चुअल, एसोसिएट, आउटसाइड ऑडिट, स्पाउस, पार्टनर, सिबलिंग, पेरेंट, चाइल्ड, ये सारी चीजें भी आपकी कवर्ड नहीं होंगी। आपका दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है ऑडिट के बाहर का उनके साथ कि तू मेरा ये ऑडिट छोड़ के, वो मेरा क्या काम करता है पता है क्या, वो मेरे फाइलिंग्स भी करता है। एक कंपनी है, एक कंपनी का नॉर्मल फाइलिंग एक ऑडिटर ही देखता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कि वो नॉर्मल एनुअल फाइलिंग MGT 7 AOC 4 फाइल करता है। अभी तुम उसी को एनवायरमेंट ऑडिट भी दे रहे हो तो तुम्हारा कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एसोसिएट आउटसाइड दिस ऑडिट भी है, ऑलरेडी चल रहा है। तो यहाँ पे भी वो सामने वाला व्यक्ति शायद इंडिपेंडेंट ना हो, इसीलिए तुम्हारा कोई भी रिश्ता नाता सामने वाले से नहीं होना चाहिए।
अगर पॉइंट आता है एग्जाम में तो बस इतना लिख के आना, कोई रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए ओनर ऑक्यूपायर प्रोपोनेंट के साथ। रिश्तों में पेरेंट सिबलिंग बिबलिंग आ सकते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर आ सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे के ऐसे याद हो ऐसा जरूरी नहीं है। मेन पॉइंट स्पाउस, पेरेंट, सिबलिंग, पेरेंट, चाइल्ड लिख दो, दैट्स इट। स्पाउस मतलब पति पत्नी, +1 जो भी आपका +1 है, आजकल तो +1 कोई भी हो सकता है, तो +1 बस इतने पे ही रोक देते हैं कहानी। एम्प्लॉय, पार्टनर, जो भी है, कोई भी हो, कोई भी। देन हैव और हैव हैड पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द रेलेवेंट प्रोजेक्ट। देखो अगर आपका उस प्रोजेक्ट में ही कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट लगा हुआ है, फिर तो भाई तुम आओ ही मत, फिर तो भाई तुम आओ ही मत। या फिर of the auditee or its holding subsidiary associate company. This includes any situation where there is a reasonable likelihood or expectation of financial gain for auditor or any related person. आपका कोई भी मॉनिटरी इंटरेस्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर जो शायद ऑडिटी ही लॉन्च कर रहा है या ऑडिटी का होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी लॉन्च कर रहा है, उस किसी प्रोजेक्ट में आपका क्या है, पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में आप, एक तो था, आज है या पहले था, तो ऐसे केस में भी प्लीज आप जाके इस ऑडिट का काम मत उठाइए, क्योंकि ऐसे केस में आप अगेन इंडिपेंडेंट नहीं होने वाले हो, क्योंकि आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन की एक्सपेक्टेशन इस प्रोजेक्ट से होने वाली है। देन हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज अदर देन इंडिपेंडेंट रिव्यूज और ऑडिटिंग to the project process activity such a way that it would be auditing work performed by themselves or their firm. बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। क्या कहते हैं, देखो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, तुमने कोई भी ऐसी सर्विसेज दी है कि यहाँ पे तुम खुद के ही काम को ऑडिट करने वाले हो, तो ये नो चोल भी। जैसे आज मैंने मेरे कंपनी के अंदर के जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, क्या वही अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए लायबल है? आंसर इज यस। मैंने उन्हीं को ऑडिट का जिम्मेदारी दे दिया। जैसे मैंने इंटरनल ऑडिट के लिए मान लीजिए केपीएमजी को हायर किया, अभी मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट को भी केपीएमजी को ही दे रहा हूं, चलेगा क्या? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, जिन्होंने इंटरनल ऑडिट किया है उन्हीं का काम तो रिव्यू करने के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आएंगे, तो यहाँ पे तो तुम एक तरीके से खुद का ही काम वापस क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, ये तो बिल्कुल भी नो चोल बे। तो ये चलेगा क्या? आंसर इज नहीं चलेगा। अगर आपका ऑडिटिंग काम खुद के ही ऑडिटिंग काम को वापस रिव्यू करने वाला है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लेकिन हमने एक्सक्लूड कर दिया है अदर देन इंडिपेंडेंट रिव्यूज और ऑडिटिंग। अगर आपने कुछ इंडिपेंडेंटली उनके लिए काम किया है, इंडिपेंडेंटली कोई ऑडिटिंग की सर्विस दी उस प्रोजेक्ट को, जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते वक्त तुमसे इंडिपेंडेंटली एक रिव्यू मांगा था, क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा है एनवायरमेंट के लिए या नहीं है, और तुमने इंडिपेंडेंटली उनको जो भी रिपोर्ट्स थे, जो भी डेटा था वो सप्लाई किया था कि ऐसा ऐसा है, ये प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे हार्म कर सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, तुमने जस्ट एक रिपोर्ट दे दी थी उनको, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था प्रोजेक्ट में, कुछ नहीं था, तो ऐसे केस में हम तुम्हें ऑडिट करने की इजाजत दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा प्रोजेक्ट या उस काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो, बस यहां तक हमने रिस्ट्रिक्ट किया है। देन हमने कहा है एक्सेप्ट एनी इंड्यूसमेंट, कमीशन, गिफ्ट। इंड्यूसमेंट मतलब पैसा, ब्राइब नहीं लेना है। अदर बेनिफिट फ्रॉम ऑडिटर, देयर एम्प्लॉयज और इंटरेस्टेड पार्टी और नोइंगली परमिट कलीग्स टू डू सो। क्या कह रहे हैं? ब्राइब मत लो। बेसिकली क्या कह रहे हैं? ब्राइब, कमीशन, गिफ्ट कुछ भी मत लो। एक तो ऑडिटी से यानी जिसको ऑडिट करने गए हो उससे, या फिर इंटरेस्टेड पर्सन से, या खुद के कलीग्स को भी लेने मत दो। कोई भी ग्रेटिफिकेशन यहाँ पे लेना मत। जैसे ब्राइब हो सकती है, गिफ्ट्स हो सकते हैं, कमीशन होते हैं। अभी पैसा डायरेक्टली देना अलाउड नहीं होता, तो ऑडिटिंग जब आप करने जाते हो ऑडिट, तो कई बार क्या देते हैं, गिफ्ट टैम्पर दे देते हैं, फ्री का खाना दे देते हैं। ये भी क्या तरीका है? ये भी तरीका है आपको फंसाने का। ये भी तरीका क्या होता है? आपको उलझाने का, आपको क्या करने का, अपने साइड पे कर लेने का, ताकि आप ऑडिटिंग में थोड़ी भी गलतियां हो तो उनको इग्नोर कर पाओ। ये एक रिश्ता बनाने का तरीका होता है, पैसे भी से खिला के। तो ये भी करना है क्या? आंसर इज नो, आपने नहीं करना है। Jointly or severally undertake environment audit of any auditee for whom registered auditor has prepared an environment impact assessment, environment management plan, or submitted any other report that forms the subject matter of environment audit। अभी क्या कह रहे हैं? आपने खुद ने या फिर किसी के साथ मिलके भी ऑडिटी का वो काम को ऑडिट नहीं लेना है जहां पे आपने एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान या ऐसी कोई तो रिपोर्ट सबमिट की थी जो आपके एनवायरमेंट ऑडिट के अंदर कवर हो रही है। कहीं ना कहीं पे यही से आके यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। अभी इंडिविजुअली भी नहीं करने दे रहे, ग्रुप में भी नहीं करने दे रहे। आपका जो एनवायरमेंट ऑडिट है, इस एनवायरमेंट ऑडिट के अंदर आप सब कुछ चेक करोगे, प्रोजेक्ट को चेक करोगे, उसके अंदर के जो रिपोर्ट्स आए उसको चेक करोगे, उसके अंदर के कोई प्रोसेसेस है तो उसको चेक करोगे, सब कुछ चेक करने वाले हो। तो हमने कहा अगर आपने ये प्रोजेक्ट के अंदर कोई रिपोर्ट्स दिए, इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट या एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, कि आप कैसे असेस कर सकते हो, कैसे खुद को इंप्रूव कर सकते हो, ऐसा भी कुछ अगर आपने दे रखा है ना, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो इस ऑडिट को करने के लिए। सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे एनवायरमेंट ऑडिट के अंदर का ही सब्जेक्ट है और वापस इन चीजों का आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे रिव्यू करना पड़ेगा। तो आप अगेन इंडिपेंडेंटली उन चीजों का रिव्यू नहीं कर पाओगे।
तो अदर देन इंडिपेंडेंट रिव्यूज और सर्विसेज में एनवायरमेंट को छोड़ के ही कोई तो सर्विस दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने फाइनेंशियल ऑडिट कर रखा है किसी कंपनी का, तो मैं एनवायरमेंटल ऑडिट कर सकता हूं, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंने इंडिपेंडेंटली किया था और वो यहां से एनवायरमेंट से कोई लिंक्ड भी नहीं था, तो मैं एनवायरमेंट ऑडिट भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट सबमिट की है, कुछ भी किया है, तो ऐसे केस में जो एनवायरमेंट ऑडिट का कंपोनेंट बनने वाला है वहां पे मैं ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं। बेसिकली देखते हो तो 5 पॉइंट्स है और 5 पॉइंट्स में आपको अंदर का ईच एंड एवरी लाइन टू लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, क्या आप रिलेटेड हो तो आप नहीं कर सकते। कोई पेक्यूनरी रिश्ता है, था आज उस कंपनी से, सब्सिडरी से, एसोसिएट से या उस प्रोजेक्ट से, तो भी नहीं करना है। कोई सर्विसेज दी है जो इंडिपेंडेंट नहीं थी तो भी नहीं करना है। कोई इंड्यूसमेंट नहीं लेनी है, और अगर आपने कोई रिपोर्ट्स बना के दिए थे जो एनवायरमेंट ऑडिट का ही पार्ट बनने वाले हैं तो भी आपको ऑडिट के अंदर पढ़ना नहीं है। यहां पे आपका हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। 35 मिनट्स का सेशन हो गया, डिटेल में ही अपन ने इसको सब कुछ पढ़ा है। ये आपके पास पीडीएफ आ जाएगी उस टेलीग्राम चैनल पे, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। रिवीजन सेशंस आपके लिए बहुत जल्दी लॉन्च होंगे, तो उनका भी आप आनंद उठा सकते हो। बढ़िया भी रहे लोग, चलिए फिर लोग, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करने का समय निकट आ गया। आप सभी लोगों के लिए एक ही मैसेज है मेरे पास, कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग एलिमेंट्स एंड नेवर एवर एवर बी शाय टू पुट इन द रिक्वायर्ड एफर्ट्स। आप सभी लोगों के साथ ऐसी ही मुलाकात होगी, ऐसे ही अगले से प्यार ऐसे सेशन में। तब तक के लिए बाय।